मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेगी न शर्मा बचेगी। उसे घबराने की जरूरत नहीं है। कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं। एक वाकया बताओ जहाँ किसी की मोबाइल छीन हुई हो। उनको हरा रंग भी हटाने का है। भारत कोई ढोंगीबाजी को मना रहे हो भाई आप लोग। उनका पूरा खानदान लग गया, हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं माइक ऑन का स्पेशल एडिशन, क्योंकि इसमें हमारे साथ देश की जनता जुड़ी हुई है। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, भगवाकरण वर्सेस हरा रंग वाली सियासत की। और ये क्यों कह रही हूं, ये सबसे पहले आपको बता देती हूं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर हंगामा मच गया है। उन्होंने कहा कि अगर तिरंगे पर कभी चांद लग गया तो ना वर्मा बचेगा ना शर्मा। अब इस पर मौलाना कह रहे हैं कि अगर तिरंगे पर चांद लग गया तो 4 चांद लग जाएंगे। चांद पर सियासत हो रही है और अब इस बयान के बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उधर ओवैसी साहब की पार्टी की नेत्री महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बड़ी जीत के बाद कह रही हैं कि अगले चुनाव में हम पूरा मुमरा हरा कर देंगे। अब इस देश में धार्मिक पहचान जरूरी है या राष्ट्रीय पहचान जरूरी है? आज इस पर कर रही हूं ये सबसे बड़ी बहस। भगवा और हरा ही देखेंगे या भारत पहले देखेंगे? जनता से पूछूंगी, जनता अपने सवाल मेहमानों से पूछेगी। मैं एक बार जरा बता देती हूं मेरे साथ जुड़ कौन कौन रहे हैं। संजीव उनियाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आरएसएस का पक्ष रखते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी आपको अक्सर नजर आते हैं, लाल सलाम कर रहे हैं, लेफ्ट के नेता भी हैं। और हमारे साथ मोहम्मद फैज खान साहब हैं, एमआरएम के कन्वीनर है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्म गुरु हैं। और मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न जैनासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। मैं तो कहता हूँ कि तिरंगे में जिस दिन चांद लग गया तो 4 चांद हो जाएंगे। उसे घबराने की जरूरत नहीं है, इसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे खुशी मनाने की जरूरत है। चांद की बात तो छोड़िए, मैं तो ये कहूँगा जिस दिन इनकी संख्या बस थोड़ी 10% और बढ़ जाएगी उस दिन हिंदू नहीं सुरक्षित रहेगा। आज वो 20% होने के बाद 25% होने के बाद मांग कर रहे हैं, कल जब वो 30% 40% हो जाएंगे तो छीन करके आपसे लेंगे। कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। चांद कई मुल्कों के झंडों में है। करीब 50 से 60 लाख हिंदू अरब देशों में रहते हैं। एक वाकया बताओ जहाँ किसी की मोबाइल छीन हुई हो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा उससे हम पूर्ण रूप से सहमत है। उनको हरा रंग भी हटाने का है और उनको अशोक चक्र भी हटाने का है। अशोक चक्र वो बिल्कुल मानते नहीं। हिंदूवादी विचारधारा के व्यक्ति को छोड़कर किसी से भी उसका परिचय पूछो तो वो या तो परिचय अपना बर्मा के रूप में देता है, या शर्मा के रूप में देता है, या SC ST के रूप में देता है, या पंडित जी के रूप में देता है। हम भारत से एक ही प्रार्थना करेंगे, तो हमारा पहला परिचय हिंदू होना चाहिए। चोरो उचक्का को कथावाचक बना रहे हो। ये चोर उचक्का जिसका कोई लेना देना नहीं, सनातन का कुछ पता नहीं, भारत कोई ढोंगीबाजी को मना रहे हो भाई आप लोग। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। मैं उसको बताना चाहूँगा, सदियों पहले मध्य एशिया से तुर्की आए, खिलजी आए, मुगल आए, उनका पूरा खानदान लग गया, हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाया। ये क्या हरा कर पाएंगे? बीजेपी वाले जो हर बार अब ये बोलते हैं कि हम पूरा भगवा कर डालेंगे, जब तो आपको आपत्ति नहीं उठाते। शेदर बोला तो क्या हो गया, कौन से पहाड़ टूट पड़े? ये लोग जब बोलते हैं इतना सब कुछ, सब तो आप उनके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं उठाते। आपने सारे बयान
बयान सुन लिए हैं। अब मैं इस पर एक एक करके अपने मेहमानों के पास जाऊंगी और जनता आपको अपने सवाल रेडी रखने हैं, क्योंकि उनके पास भी आपके पास भी आ रही हूं। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए, इस बयान की जब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, संजीव उनियाल जी, कि अगर चांद लग गया तो ना वर्मा बचेगा ना शर्मा, क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर इस तरह की पॉलिटिक्स को देखा जाए, हाँ। तो मैं 77 या 76 में देख रहा था सुचारिता, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये इंदिरा गांधी जी का नारा था। उस टाइम उन्होंने कह दिया था ये। तो अगर धीरेन्द्र जी ये लगभग ऐसा ही कहते हैं तो गलत क्या कहते हैं? अगर आप जितना भी आपस में बटेंगे उतने कटेंगे, बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है उसका प्रकटीकरण भी वोटों के माध्यम से लोग करने लगे, जबकि शायद ऐसा नहीं था, कि शायद वोटों को मद्देनजर रख के ये स्टेटमेंट्स नहीं दी गई थी। पर आज उन वोटों के माध्यम से मुझे लगता है जब से ये नारा चला, बटेंगे तो कटेंगे, और उस बटने के बाद कटने की वाली राजनीति के बाद मैंने देखा कि आप देखिए ज्यादातर इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये नारा अपोजिशन को हो सकता है सूट ना करता हो, पर भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता और इस देश की धरती से प्यार करने वालों को कहना चाह रहे हैं, फिर तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नारा उन्होंने बीजेपी के लिए दिया है, फिर तो आप ये कह रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए वो महात्मा लोग हैं, हाँ। वो महात्मा लोग हैं, भगवा ध्वज है अखिल राष्ट्र गुरु, शत शत इसे प्रणाम है, लेकर भगवा देह हाथ में, चढ़े पले अविराम है। हाँ। यह आर्यों की विजय पताका, ऋषियों का वर्वेश है। ये आर्यों की विजय पताका है, हाँ। ऋषियों का वर्वेश है। इसलिए ये ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊंगी, विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी। इनके भगवा में, इनके भगवाकरण में माननीय शंकराचार्य जी नहीं आते हैं। हाँ। उनको कुंभ में स्नान नहीं करने दिया जाता। छोटे एक मिनट, लेट मी स्पीक। अब ये गलत है, मैं बोलने दो पहले। अच्छा, भगवाकरण का मतलब, भगवाकरण का सीधा सीधा अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिनः। देखिए बोलने नहीं दिया जीव से मुझे। लेकर हर जीव, इतना डर है, इतना खौफ है मेरी आवाज का, हर चीज कि बोलने नहीं दिया मुझको। की आवश्यकता है। अब शंकराचार्य के रथ को घसीटा गया। शंकराचार्य के छोटे छोटे जो अनुयायी थे उनके ऊपर पुलिस की बर्बरता हुई। कहाँ है भगवाकरण? नहीं है वो भगवा जो अब बीजेपी को सूट नहीं करेगा, वो भगवा नहीं है। वो संत जो बीजेपी के खिलाफ बोले, वो संत नहीं है। आज यहाँ आवश्यकता है, बात किसकी कर रहे हैं? आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। ने बीज बोए थे, वो बीज इतने फलीभूत हो गए, तैयार हो गए। अब सुनिए, उनकी जड़ें काटने की मेरी बात सुनिए, ये तरीका नहीं है बात करने का। जरा एक एक करके बात करते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी के पास पहले जाती हूँ। भगवा से आपको दिक्कत है, हरे से दिक्कत तो नहीं? देखिए मुझे ना भगवे से दिक्कत ना हरे से दिक्कत, मैं तिरंगे का आदमी हूँ और कम्युनिस्ट हूँ, लाल सलाम वाला हूँ। लाल सलाम, मजदूरों को लाल सलाम, किसानों को लाल सलाम और सारे ऑपरेस्ट क्लास को लाल सलाम, इकोनॉमिक क्वालिटी को की बात करता हूँ। लाल सलाम उस वो रंग है जो लोग बहाते हैं अपने पसीने के थ्रू जब आप जैसे पूंजीपति खड़े होते हैं आपके पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ। लेट मी स्पीक। मुकाबला किया तो चाइना को सपोर्ट किया लाल सलाम ने, और इतने बड़ी संख्या में आप देखिए को जन्म देने वाला। अच्छा सुनिए, एक मिनट, भारत देश टुकड़े होंगे। अच्छा संजय मुंडा, एक मिनट, मेरी कोशिश है, एक बार ये बोल लें, उसके बाद मैं रशीदी जी भी आ गए। भाई बड़ा खौफ है मैडम मेरी आवाज का, वो उठना शुरू होती है और ये हमले पे आ जाते हैं। हाँ। सुन नहीं सकते मेरी बात को। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, तोड़ने की बात लीजिए आप 30 सेकंड बोलने दीजिए ना मुझे। बोलिए। आपको धीरेन्द्र शास्त्री से प्रेम है, शंकराचार्य से नहीं है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी को सूट करते हैं, माननीय शंकराचार्य नहीं करते। माननीय शंकराचार्य जो हिंदू समाज, हिंदू धर्म के सर्वोपरि है, उनके रथ को घसीटा जाता है, तोड़ा जाता है। देश को आग मेरा अनुरोध है, क्योंकि अगर आप एक एक करके नहीं बोलेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगी। आप जल्दी से कंप्लीट करिए विवेक जी, उसके बाद मैं रशीदी जी। और मैंने फिर कहा धीरेन्द्र शास्त्री सूट करते हैं, माननीय शंकराचार्य सूट नहीं करते, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री प्रो बीजेपी बोलते हैं, शंकराचार्य हिंदू धर्म के न्यूट्रल करते हैं। एक मिनट बोलने दीजिए, डोंट इंटरफेयर। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ भी कुछ बोला शंकराचार्य ने, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी बोला,
उनको कुंभ में स्नान नहीं करने दिया गया। पर विवेक जी ये सियासी एक मिनट मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। विवेक जी सुनिए मेरी बात, ये सियासी बहस तो हो ही नहीं रही, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई सियासतदान तो है ही नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा उसका मतलब क्या निकलता है। धीरेन्द्र शास्त्री आपने अपनी बात कही कि धीरेन्द्र शास्त्री एक राजनीतिक दल को सूट करते हैं, बाकी सूट नहीं करते। आचार्य जी एक बार अब आपके पास आती हूँ, आप मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। क्या उनके राष्ट्रवाद में, क्योंकि वो कहते हैं ना वर्मा बचेंगे ना शर्मा, उनके राष्ट्रवाद में मुसलमान नहीं है? देखिए, सबसे पहले समझने की आवश्यकता है, हम किसी के विरोधी नहीं है, ना हरे के ना भगवा के, बम्बीकरण के विरोधी हैं। बम न चले इस बात का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। या जनता बैठी है, जनता सुकून से रहना चाहती है, हरे के साथ भी जीती है और भगवा के साथ भी जीने को तैयार है और जीती रही है। लेकिन बम लेके यूनिवर्सिटी में पढ़ने को भेजा, बम लेकर आ गए। आप मुझे बताइए ना, यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी अल्फला यूनिवर्सिटी, कौन निकल रहे भाई? डॉक्टर के पास जाते हो इलाज करवाने के लिए और वो आपको जहर का इंजेक्शन दे दे। कौन थे वो लोग? आप मुझे डॉक्टर आरएस लिखते आरडीएस कैसे रखने लगे भाई? कौन थे? क्या जिहादी सोच? मुझे बच्चे को पढ़ने भेजा आपने। अभी आप कैंप लखनऊ के अंदर क्या हो रहा है? बच्चे, हमारी लड़कियां पढ़ने को जा रही हैं, वो भगवाकरण की जगह कुछ क्या करने जा रहा है कि जबरदस्ती उनको धर्म परिवर्तन की तरफ, लव जिहाद की तरफ ला जा रहा है। घटनाएं सामने आ रही है ना एक के बाद, तो जो बोल रहे हैं, क्योंकि मोटिव ये है, पढ़ोगे चाहे लिखोगे कुछ भी करो, केवल एक धंधा लेके चलो, इस्लामीकरण करो, उसके खिलाफ है। एक मिनट, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि इस्लामीकरण के खिलाफ है। रशीदी साहब आप आ गए हैं, शुरुआत हुई, आपने बयान भी सुने हैं। मुझे ये बताइए कि अगर भगवाकरण के खिलाफ है तो जो लोग कहते हैं हरा कर दो, उसके भी खिलाफ है आप? नहीं, मेरी एक बात समझ में नहीं आती है। हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपति से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर सारे तो हिंदू हैं और हिंदू खतरे में है। किसने कहा हिंदू ये बड़ी अजीब किसने कहा? नहीं, गलत बात बोल रहे ना। मुझे बताइए, यहाँ बैठे हो कोई आदमी कहते हैं हिंदू खतरे में, गलत बात बोल रहे ना। जबरदस्ती नैरेटिव, मेरी बात सुनिए, खतरे में इस्लाम है। ये रोज कहते हैं शाम को खतरे में इस्लाम है। खतरे में तो इस्लाम लगता है इनको भाई। भगवा कब से, हिंदू कब से खतरे में आ गया? इस देश में, ये हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में आ गया, तो फिर तो आप भी खतरे में आ गए, क्योंकि आप भी हिंदू हो भाई। अच्छा अब एक मिनट, अब वो बात बोल रहे हैं अपनी, अब बात कंप्लीट करिए, क्योंकि मेरे पास बड़ी खबर भी आ रही है और मुझे ऑडियंस के पास भी जाना है सवालों के लिए। अच्छा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए, अरब देश 57 देश हैं, उनमें करीब 50 लाख हिंदू हैं जो काम कर रहे हैं। एक भी किसी हिंदू की आपके पास खबर आई हो कि उसकी मॉब लिंच कर दी गई हो, या उसको सैलरी न दी जा रही हो, या इसको हिंदू होने के नाते नहीं भाई, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे बताइए, आप तो ईरान जला दिया पूरा, औरतों का क्या हाल कर दिया, घर में निकलना मुश्किल कर दिया। ऐसे में या तो उनके बयान पर, अच्छा आप लोग ताली बजा रहे हैं, मुझे ये भी समझ नहीं, सुनिए जब आप दोनों बात करेंगे तो ये भी समझ नहीं आएगा ताली रशीदी जी के लिए या आपके लिए, तो जरा वेट करिए। किसी को तो बोलने दो। बोलिए। हर आदमी के बीच में बोल रहे हो, इसे कहते हैं बीमारी। बीमारी नहीं, आपकी बीमारी है, ये बीमारी आपकी दिमागी है, क्योंकि आप मैं ये कहना चाहता हूँ, जब धीरेन्द्र शास्त्री पद यात्रा निकाल सकते हैं कि इस देश में भगवा होना चाहिए, ठीक है, तो एक सियासी पार्टी की एक काउंसलर ने अगर ये कह दिया कि मेरी पार्टी का हरा झंडा फहराया जाना चाहिए, उसमें बुराई क्या है? इस्लामिक झंडा तो है नहीं हरा, इस्लामिक झंडा नहीं है हरा। मैं आपको बता देता हूँ, ये रंग इस्लामिक रंग नहीं है हरा। अगर किसी के दिमाग में ये बैठा हुआ हो कि हरा रंग इस्लामिक है, हरा इस्लामिक नहीं है, हरा इस्लामिक नहीं है, लेकिन भगवा किसका रंग है भाई? पार्टी नहीं, तो भगवा किसका रंग है? भगवा किसका रंग है? भगवा इनका रंग है, लेकिन हरा आपका रंग नहीं है। ये अच्छा, ये नहीं, एक मिनट, हरा इनका रंग है। नहीं, ये आपने जो बात बोली है, मैं इस पर जरा फैज साहब और मुमताज जी, हम हरे को नहीं चुन रहे हैं, इन्होंने चुन लिया। भगवा किसका रंग है? ये तो इनका रंग है, हरा हमारा, तीनों को मानते हैं। जरा देखिए, भगवा रंग है, भगवा त्याग का रंग है, तपस्या का रंग है, तर्क का रंग है, तत्व का रंग है, तथ्य का रंग है, करुणाई का रंग है। भगवा में जितनी गहराई है, भगवा में उतनी ऊंचाई है। तिरंगा भारत की आन बान शान है, भगवा भारतीय संस्कृति का प्राण है। इसीलिए जब तिरंगा लिया गया तो तिरंगे में सबसे ऊपर भगवे रंग को लिया गया, क्योंकि भारत राष्ट्र 1947 से पहले भी था। तो 1947 से पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या था? देश का भगवा था। और जब देश में 1947 में देश आजाद हुआ, तो फिर हमने सबसे ऊपर भगवे को लिया।
फिर सफेद शांति का रंग लिया, फिर समृद्धि का रंग हरा लिया। भगवे को ऊपर क्यों लिया? उसका कारण यह था कि यही भारतीय संस्कृति की पहचान थी, इसलिए भगवे को सबसे ऊपर लिया। आपत्ति इस बात से नहीं है, चांद से आपत्ति नहीं है। सनातन में भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को देखकर ही, यानी चांद की गति से ही पंचांग निर्धारित होता है। आपत्ति है क्रॉस और क्रिसेंट का जो एक लंबा युद्ध चला, मुसलमानों ने जो कट्टरपंथ फैलाया, ईसाइयों ने जो कट्टरपंथ फैलाया, और उसके कारण विश्व में रक्तपात हुआ, और उसका परिणाम हमको देखने मिलता है। भारत में जो प्रभाव पड़ा, पाकिस्तान बना, वर्मा भी खत्म हुए, शर्मा भी खत्म हुए, यूसुफ ईवाना भी मोहम्मद यूसुफ बन गए, दानिश कनेरिया को पूजा करने नहीं दिया जाता है, कम्युनिस्ट भी खत्म हो गए। याद रखना, ये क्रिसेंट की विचारधारा आई तो सब खत्म हो जाएंगे। बांग्लादेश से सब खत्म हो गए, आप पाकिस्तान से चले गए, आप कोरिया से चले गए, जहां मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री आई, कम्युनिस्ट खत्म हो गए। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं एक बड़ी खबर बता रही हूं। एक मिनट। अब धीरेन्द्र शास्त्री का एक बड़ा बयान आया है, वो क्या कह रहे हैं? एआई के साथ देश को एचआई की भी जरूरत है, हमें हिंदुत्व इंटेलिजेंस की जरूरत है। अब ये जो बयान उनका आया है, एचआई की भी जरूरत है, उनके इस तरह के बयानों के चलते ही उसके बाद सवाल उठते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं एचआई की जरूरत है, ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, ये हिंदुत्व इंटेलिजेंस है। मुमताज जी, अब मुझे ये बताइए, मैं आपसे, क्योंकि मेरे पास मुझे जनता के सवाल भी लेने हैं, लेकिन आप मुझे बताइए मैं इसे किस तरह से देखूं, क्योंकि एक तरफ जब वो कहते हैं कि चांद लगेगा तो शर्मा वर्मा नहीं बचेंगे, तो वहां पर एक मौलाना साहब ये भी कह रहे हैं चांद लगेगा तो ही 4 चांद लगेंगे भारत के तिरंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुचारिता जी, मैं बहुत खामोश खड़ा था और उम्मीद है कि ये लोग भी अब खामोश रहेंगे। एक हमारे यहाँ कहावत है, सूत न कपास जो लाहे में लट्ठम लट्ठा। हाँ, कौन किसने कह दिया कि इसमें चांद होगा, सितारे होंगे तिरंगे में? किसने, कहाँ का बयान आया? क्यों ये बात पैदा हुई? जानबूझ करके। अच्छा। अगर इन्हें इतनी फिक्र है तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो आंदोलन ये सनातन बोर्ड का लेके चले थे, क्या सनातन बोर्ड बन गया? क्या सरकार से सवाल करें। और आ जाइए, आप बताइए, 2 नदियां हमारी बहुत पवित्र नदियां, गंगा और जमुना, क्या आज तक साफ हो सकी 12 साल सरकार में? तो फिर आपने, एक मिनट रुक जाइए, देखिए, बोल, पेट में दर्द हो गया ना, 2 नदियां साफ नहीं हो सकी। एक मिनट, तीसरी चीज, एक मिनट, तीसरी चीज, गौ माता पे राजनीति होती। देखिए, बोलने नहीं दे रहे, पेट में दर्द होने लगा, हमें पता था ये बोलने नहीं देंगे, जो मुद्दा है उस पर नहीं बोलने देंगे। आप बोलना चाह रही हैं, खड़ी हुई। हाँ, अभी जायद आए हैं, हाँ। जर्मन आए हैं जहाँ पैसा लगाने के लिए, इंग्लैंड से आए थे, पूरी कई सारे मल्टीनेशनल कंपनी आए थे। क्या आपको दिखाई नहीं देता? आंखें आपको तो दिखाई देगा भी नहीं। लाल, जिनकी आंखों में लाल रंग आ जाता है उनको नहीं दिखाई, लाल रंग वालों को नजर नहीं आता। और सुनिए, मैं मुद्दे पे मेरी एक बात सुन लीजिए, सुनिए, पूरी बात कर ले, कंप्लीट वर्ड में। अभी देखिए, ईरान की हालत, मैं ईरान से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं वहाँ गई हूँ, मैं आयतुल्ला खुमैनी को भी प्रणाम करती हूँ। वहाँ पे प्रॉब्लम आई, वहाँ पे जो भी चल रहा है मैं इस पे बात नहीं करती हूँ, लेकिन भारत के बच्चों को निकाल के लाए हैं। कहीं भी मुश्किल होती है ये राष्ट्र लाता है, भारत क्या कहते हैं, भारत राष्ट्र लाता है। भारत के बच्चे बचा के आए हैं, हमने इनके बच्चे नहीं है, भारत की जनता इनकी नहीं है। रशीदी जी, ये क्या बात हुई? एक मिनट, मैं मुद्दे से भटक गया, उनका जवाब ले लिए तो मुझे बोलने दो ना। मैं कैसे भटका? बोलिए भाई, राष्ट्रीयता की बात सुनिए, आप बोलिए पहले। नहीं, मैं कैसे मुद्दे से भटक गया? अगर मैं जो धीरेन्द्र शास्त्री है अगर उस पर नहीं बोल रहा हूं तब कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो हाइपोथेटिकल सवाल हो गया कि साहब अगर चांद हो गया, अब मैं कह रहा हूं अगर ये हो गया, अगर आसमान फट गया, अगर वो हो गया, ये अगर क्या हुआ है, क्या अगर होता है? एक मिनट चुप रहिए, चुप रहिए। अगर इतना है तो घर परिवर्तन, घर वापसी करो। आप लोगों ने इतना चाहते हो घर वापसी करो। जितने आरएसएस के लोग हैं, अगर इतना उनको डर है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी चेंज हो रही है, तो सबसे पहले इनको हिंदू बनना चाहिए। अपने फैज का नाम बदल करके कोई अजय राय जो भी है, ठीक है,
कोई हमदर्दी नहीं है। हाइपोथेटिकल सुनिए आप ये कह रहे हैं देखिए एक मिनट सुनिए छुपा नहीं सकते आप, वो सवाल पूछना चाह रही है बकवास छुपा सकते हैं अपने कट्टर कीड़े मकोड़े खाकर गांधी की तस्वीर के पीछे छुपेगी। अच्छा ठीक है नहीं बस हो जाइए शांत हो जाइए ठीक है। मैं देखिए इस तरह से नहीं और लॉजिकल बात नहीं हो रही है। आप लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक मत करिए प्लीज। मैं जरा चाह रही हूँ एक एक करके बात हो। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी शुरुआत में। अब मैं जरा एक दो जनता के सवाल देती हूँ फिर रशीदी जी आपके पास आ रही हूँ। हाँ पूछिए खड़े हो जाइए। हाँ हम यहाँ भगवा करण वर्सेस हरा करण की बात कर रहे हैं। हम वर्सेस वर्ड यूज ही क्यों कर रहे हैं जब हमारी इंडिया जो सेक्युलर कंट्री है हम देख रहे हैं बहुत अच्छी बात वो कह रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है, वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। गौर से देखें हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है बच्ची ने जो बात कही है बैठे। अगर गौर से देखें तो हिंदुस्तान खतरे में। हम खुद ही अपने देश में लड़ाई की बात करेंगे तो दूसरा मुल्क तो आगे उस बात बहुत बढ़िया आप लोग अपनी कंट्री पे वर्क करें लड़ाई झगड़े के अलावा। अच्छा अब आप उनसे भी बहस करिए। बैठ जाइए हाँ देखिए एक मिनट अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सुनिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हर मेहमान लड़की की तारीफ कर कह रहे बहुत बढ़िया बोला लेकिन अपने अपने पक्ष जरूर है। हरा और भगवा तक महसूस करेंगे। सुनिए तिरंगा एक मिनट मुझे लगता है अरे भाई एक मिनट रशीदी जी बोल आचार्य जी मैं रशीदी जी के पास जा रही हूँ प्लीज। अब रशीदी जी को बोलने दीजिए। रशीदी जी उन्होंने क्या अच्छी बात नहीं बोली है। हाँ भगवा तिरंगा कब आएगा? देखिए दिक्कत एक चीज की है हाँ। कि जब हम तिरंगे में से एक रंग ले लेते हैं भगवा तो यहाँ दिक्कत आ जाती है। जब हम हिंदुस्तान में से एक लफ्ज ले लेते हैं मुसलमान तो यहाँ दिक्कत आती है। सवाल ये है यहाँ हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं वो देश के नागरिक हैं ठीक है और उनके संवैधानिक अधिकार भी बराबर हैं। जितना अधिकार इस हिंदू भाई का है इतना अधिकार मैं मुसलमान होने के नाते मेरा भी है। संवैधानिक अधिकार कम नहीं है हाँ। किसी का ज्यादा नहीं है हाँ, कोई तो फिर ये हिंदू मुसलमान क्यों आता है इस देश में? दूसरी बात भारत माता की भारत माता की जय भारत माता की जय बोलिए भारत माता की जय बोलिए भारत माता की जय। अभी भारत की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं नहीं तो आपको क्या लग रहा है? एक मिनट आचार्य जी एक मिनट रुक जाइए संविधान ने कहा है एक मिनट माता की जय संविधान से आएगी। संविधान ने खाना खाने को बोला है, संविधान ने सांस लेने को बोला है, संविधान ने पानी पीने को बोला है, संविधान ने गाय काटने को बोला है, संविधान में गाय काटने को बोला है, संविधान में क्या क्या करने को मना किया गया है। संविधान के हिसाब से चलेगा देश। भारत माता की जय सारी दुनिया भारत माता की जय। अच्छा एक मिनट रुकिए ना आप ये चैलेंज क्यों कर रहे हैं? आपको लग रहा है वो नहीं करेंगे? आपको लग रहा है वो नहीं बोलेंगे भारत माता की जय? अच्छा ठीक है मैं पूछती हूँ नहीं बोलेंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अगर आपको प्रोग्राम खराब करना है अपने देश आदमी अरे ठीक है प्रोग्राम कैसे खराब हो गया? भारत में भारत माता की जय 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 मैं रशीदी जी के पास जा रही हूँ उसके बाद विवेक जी आपके पास आऊंगी। रशीदी जी बोलिए। उन्होंने आपको चैलेंज दिया वो कह रहे हैं कि हर मुद्दे पर बोलेंगे। समस्या इसीलिए क्योंकि ये भारत माता की जय नहीं बोल पाते। देखिए देश का ये देश संविधान से चल रहा है हाँ। गीता और कुरान से नहीं चल रहा है ठीक है ये तो तय है ठीक है। अब सुनिए बात 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारा राष्ट्रगान है राष्ट्रगीत की बात नहीं कर रहा हूँ हाँ। जो हमारा राष्ट्रगान है उसके लिए भी अगर कोई खड़ा नहीं होता है तो आप राष्ट्रद्रोही नहीं कह सकते मतलब क्या रुकिए गवाने वाले हमसे हाँ। ये कौन है राष्ट्रगीत गवाने वाले ठीक है। ये कहना कि गाओ क्यों गाओ भाई? अरे भाई अनुच्छेद क्यों गाओ? गाना पड़ेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 हमको इस बात की अनुमति देता है कि हम बोले गाओ गाना पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो देश के गद्दार हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद पूरी नहीं होने देंगे। स्पष्ट कहता है कि राष्ट्रगान भी गाना है वंदे मातरम ठीक है। अब मैं पैसा रुकिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 मैं जरा लोगों से
पूछो। हाँ, बोलिए। वंदे मातरम नहीं गाता, देखिए कोर्ट चले जाइए मेरे खिलाफ। तो अनुच्छेद चलिए, मुझे 19 के तहत हम कहते हैं तू वतन के गद्दार हो। नहीं, मैं अब जनता से पूछती हूँ भाई, आप लोगों ने सुन लिया। एक मिनट फैज साहब, के लिए बोलने की फैज साहब एक गीत की लाइन हाँ, गीत की लाइन सुनाइए। से थोड़ा सा हाँ। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। हम सब संगठन, हम सब एक ही अलग अलग पूजा उपासक कर सकते हैं, पर संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। भूल कर भी मुख में जाति पंथ की ना बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी ना रक्तपात हो। फूट का भरा घड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ नहीं, मैं आ रही हूँ विवेक जी, इसी के साथ मैं कुछ सवाल लूंगी। आप बोलिए बोलिए। हाँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हाँ। तो हाँ। मेरा ये सवाल है, धर्म से हटकर जो ओवैसी साहब का कहना है कि अगर तिरंगे पर 4 तारे लग जाएंगे तो देश में 4 तारे लग जाएंगे। हाँ। तो हमारा जो देश है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो देश पर तारे तो भी हैं। अच्छा। और 4 तारे तो खैर पाकिस्तान पर है। हाँ। वो कहाँ है वो सब जानते हैं। तो 4 तारे आने से क्या चेंज होगा? ओवैसी कह रहे हैं हम सब हरा कर देंगे, वो ये क्यों नहीं कह रहे कि हम एजुकेशन को आगे ले जाएंगे, हम इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे, हम डिफेंस में आगे होंगे। भारत अभी भी बहुत आगे है, विश्व गुरु की बनने की कगार पर है। ठीक है। और मुझे नहीं लगता 4 तारे लगने से कोई खास ठीक है, बैठिए। अच्छा, अब हाँ, उनका बयान नहीं है। विवेक जी बोलना चाह रहे हैं। अपने दोस्त फैज भाई, शांत रह के 30 सेकंड सुने फैज भाई के लिए। हाँ। और स्टूडेंट्स आपके लिए भी है ये बात। सुनिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई एक सिटीजन, कोई एक नेता, कोई एक टीचर, डॉक्टर, लॉयर, रेलवे टिकट कलेक्टर, क्लर्क, IAS, IPS, मेंबर पार्लियामेंट, पहली ड्यूटी क्या है आपकी? पहली ड्यूटी है कि जो कार्य आपको दिया गया है उसको आप करिए विदाउट करप्शन, बिना पैसा लिए। ये एक नेशनलिस्ट, एक पेट्रियोटिक भारतीय की पहली पहचान है। आप अगर मुसलमानों को खासकर टोपी देख करके खड़ा करके बोलेंगे स्पीक भारत माता की जय, प्लीज लेट मी स्पीक नाउ, और आप फोर्स करेंगे कि अपने पेट्रियोटिज्म को आपको इसी भाषा में पूरा करना है, यह गलत है। 1947 में देश आजाद हुआ, इस देश में 88%, 89% हिंदू थे। IAS, IPS, मेंबर पार्लियामेंट, जितने मैंने आपको गिनाए, देश में भ्रष्टाचार हुआ। प्राइवेट डॉक्टर आज जो हिंदू है वो प्राइवेट हिंदू मरीज को लूट रहा है गलत टेस्ट लिख करके। प्राइवेट पुलिस इट इज द हिंदू। तो आपका ये कहना अहमद कौन है कि मात्र धर्म से शाहीन कौन है, धर्म से डॉक्टर साबित होता है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, मैं संजीव जी की बात जा रही हूँ। एक मिनट, रुके। आचार्य जी नहीं, भ्रष्टाचार की समस्या हमारे हिंदू समाज की उपज है। ठीक है, मैं एक बार संजीव जी से पूछ रही हूँ। संजीव जी, जो विवेक जी ने कहा, मुझे ये पूछना है कि जब धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि न शर्मा बचेगा न वर्मा बचेगा, वो कास्टवाद की बात कर रहे हैं। वो आगे ये भी कहते हैं कि कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद होना चाहिए। तो मुझे तो पहले ये बताइए कि राष्ट्रवाद की पिच तो सही है, उस राष्ट्रवाद में कौन कौन है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म का उपासक हो, किसी भी जाति, धर्म, समाज, कहीं से भी आता हो, जो मैंने गीत गाया, वो राष्ट्रवादी है, वो राष्ट्रधर्मी है। हाँ। उसको एक दिशा में इस भारत को, जैसे इस बच्चे ने भी बोला कि हमें जो है सर्वश्रेष्ठ सिंहासन जो है भारतवर्ष को पहुंचाना है, उसके लिए हमें कोई भी पूजा पद्धति हो सकती है। रशीदी भाई यहाँ किसी को 9 नंबर का जूता दिखा रहे हैं, वो भाई वहां से कह रहे हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। मत बोलो भाई, आपको आज तक भी टॉलरेट किया है, आगे भी टॉलरेट करते रहेंगे आज तक। अब ये देखिए, ये लाल सलाम, अब मैं इन पर आता हूँ, अब मैं इन पर आता हूँ। क्या कह रहे हैं? इनका कोई मुमताज जी किसके? अच्छा, मुमताज जी को आपने मुमताज जी से के बारे में बोला, मुमताज जी रिस्पॉन्ड, बात पूरी करेंगे, फिर मुमताज जी। हाँ, मैं एक बात पूरी करूं कि इनका, आपने देखा मेरी जो बाईं तरफ ये सज्जन खड़े हैं, लाल सलाम, इन्होंने JNU को पोषित किया, भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे, कन्हैया कुमार जैसे आदमी को पैदा किया, और आज भी गाली दी। बंगाल से खत्म हो गए, 40 साल की सल्तनत इनकी खत्म हो गई। केरल से तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता
पार्टी का मेयर बन जाता है, अगर वो गीत आपने गाया, सुनिए सुनिए, और अपने आप चाइना में मुसलमानों का क्या करता है? अगर वो गीत जो आपने गाया, अरे दुर्गति चाइना में चाइनीज ने कम्युनिस्ट पार्टी ने की हुई है, सुनिए महाराज, चाइनीज पार्टी ने की हुई है। और अगर वो गाना जो इन्होंने गाया कोई सच्चा है तो बोले हिंदू राष्ट्र गलत है और देश सेकुलर रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र है ही भाई, नहीं है, आ गए ना, आ गए इसी बात पे आ गए, है ही हिंदू राष्ट्र, गया सेकुलरिज्म, गया सेकुलरिज्म। अच्छा रुकिए, अब सुनिए, आपने मुमताज जी को चैलेंज किया, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं उस पर जवाब। नहीं मैडम, इन्होंने कहा था, रुकिए भाई, अब हर बार आपको नहीं चैलेंज करें, मुमताज जी को बोल रहे हैं। मुमताज 5 सेकंड ही बोलेगा, 5 सेकंड ज्यादा नहीं दूंगी। रुक जाइए। मैं स्टूडेंट्स को एड्रेस करूंगा। इन्होंने गाना गाया, बहुत अच्छा गाना गाया, आप भी गाएंगे, उन्होंने गीत गाया, इन्होंने बोला पंथ की मत सुनो, पंथ के हिसाब से डिफरेंशिएट मत करो, जाति के हिसाब से डिफरेंशिएट मत करो, सारे धर्म एक है, पूजा पद्धति अलग है, लेकिन लास्ट में कह रहे हैं कंट्री से लाल सलाम नहीं है, लास्ट में कह रहे हैं साहब हिंदू राष्ट्र है, गीत में ये सेकुलर कंट्री है, ये अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा ठीक है, आपने नहीं विवेक जी देखिए 5 सेकंड मांगते हैं और फिर 50 सेकंड बोलते हैं, आप ऐसे नहीं होगा। 1 मिनट रुकिए, नहीं रुकिए, मैं सवालों पे जाऊंगी, फिर मुमताज जी के पास जाना। एक लाइन नहीं संजीव जी, नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगी, नहीं कर रही हूं, मैं नहीं। 5 सेकंड लेके आप लोग बोलिए, सवाल पूछिए। सवाल आपसे है, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र होने से हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो जाती हैं, अगर हिंदू राष्ट्र होने से शिक्षा मिल सकती है, अगर हिंदू राष्ट्र होने से देश तरक्की कर सकता है, तो बिल्कुल हम सब स्वागत करते हैं। हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दीजिए आप। आज भी राम राज्य का भी स्वागत करते हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं 2-3 सवाल एक साथ लूंगी। मैं नहीं रुकिए, मैं 2-3 हाँ बिल्कुल 2-3 सवाल पूछिए। रुकिए सवाल। जैसे मेरा क्वेश्चन ये है, सुनिए, आपने बोला गंगा जमुना की बात हुई, जैसे मुद्दा बदल गया है ना, तो देश में ये जरूरी है कि जैसे भगवा करण और हरा करण पे बात करना जरूरी है कि देश में रोजगार देखना जरूरी है कि इस पे, तो हमारे लिए क्या मेन रहेगा कि इस पे बात होनी चाहिए कि हम लोगों को देश पे भी देखना चाहिए। थोड़ा एजुकेशन सिस्टम रिवर्स कितनी गंदी हो रही है वो तो सबको ही पता है। अभी रिसेंटली नोएडा में ये जो हादसा हुआ उस पे बात करनी चाहिए कि हमें नहीं, बिल्कुल सही बात। एक सेकंड कि हमें भगवा करण और हरा करण से अगर देश आगे बढ़ रहा है तो आप बिल्कुल आपका वो है कि करिए, आप बात। पार्टी आगे बढ़ रही है, अच्छा ठीक है, लड़वा के लोगों को, ठीक है, पार्टी आगे बढ़ रही है लड़वा करके लोगों को। मुमताज जी एक और सवाल ले रही हूँ, एक और सवाल मैम आप पूछिए। भारत माता की एक मिनट सवाल। भगवाकरण वर्सेस हराकरण, अगर कट्टरवादिता से देखा जाए तो यह बात बिल्कुल सही है धीरेन्द्र शास्त्री की, लेकिन राष्ट्रवाद को देखा जाए तो ये राष्ट्रवाद किसी धर्म पर डिपेंड नहीं करता, ये कानून और संविधान पर डिपेंड करता है। मेरे सामने आप भारत माता की जय नहीं कह रहे हो, आप वंदे मातरम नहीं कह रहे हो, हम किसका सम्मान कर रहे हैं? कहाँ है राष्ट्रवाद? मैं एक और नहीं रुकिए नहीं रुकिए, एक और सवाल ले रही हूँ, उसके बाद सारे सवालों बात करेंगे। बोलिए। मेरा कहना ये है कि यहाँ पे बात हो रही है भगवाकरण और हराकरण की। अगर हम लोग देखें तो इंडिया का जो हमारा फ्लैग है ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, और वे ऑरेंज जो कलर है भगवा रंग को शो कर रहा है, व्हाइट कलर हमारे पीस को शो कर रहा है, और जो हरा रंग है वो व्हाइट कलर क्यों है हमारे बीच? क्योंकि जब तक अगर वो व्हाइट कलर अगर नहीं रहेगा तो ना वो फ्लैग बन पाएगा, ना वो शांति बन पाएगी। भाई वो कह रहे हैं सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, तो ये सब नहीं, ये आपने अच्छी बात बोली है क्योंकि ये पीस का भी संदेश है इन सबके लिए। रुकिए अगर नीला रंग अगर हम लोग ये बात करेंगे कि ऑरेंज अलग है हरा अलग है, तब तो इंडिया का फ्लैग पूरा ही नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग ये बात करेंगे ठीक है, तो वो जो सवाल पूछ रहे हैं, अब पहला सुनिए, मैं एक करके आ रही हूँ। उन्होंने बोला कि आपके राष्ट्रवाद पर हम कैसे भरोसा करें जब आप नहीं बोल रहे हैं भारत माता की जय। रशीद जी पहले आप जवाब दीजिए, फिर संजीव जी जवाब देंगे। देखिए, अगर मेरे देश का संविधान मुझे ये कहे कि आपको उठते बैठते भारत माता की जय बोलनी है तो मैं बोलूंगा। ठीक है, बिल्कुल बोलूंगा। ठीक है। और एक और बात मैं आपको कहता हूँ, हिंदुस्तान में मुसलमान जो इस्लामिक देश हैं उनसे भी ज्यादा सेफ है, ये भी समझ लेना चाहिए। देखिए तो बड़ी बात है, लेकिन हमें क्या है 80-20 का फर्क दिखा के 80% को डराया जा रहा है 20% से। ये भी बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है कि 80% को 20% डराकर वोट बैंक की जो राजनीति हो रही है ये कहीं ना कहीं गंदी सियासत। ठीक है, मैं जल्दी से जवाब ले रही हूँ। कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। संजीव जी हिंदू राष्ट्र बनना नहीं बनना ये कोई बात नहीं, पर हम
80% लोग जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 2016 के 2009 के जजमेंट को अगर लेट डाउन करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। तो मौलाना जी, मौलवी साहब भी जो वे ऑफ लाइफ करते हैं वो इसलिए हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है क्योंकि वो इलीगली बना है। 5 सेकंड, अच्छा रुकिए 5 सेकंड। हाँ, जल्दी से जवाब दीजिए। इतना बड़ा प्रश्न उन्होंने पूछा कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत जब भारत था, सोने की चिड़िया थी, और उसके बाद एक आक्रांता आए, नोच के खाने का प्रयास किया। कौन थे? मुझे बताइए। भारत को भारत बनाना है, भारत को भारत बनाने का प्रयास करें, और उसके लिए आप एक सेकंड, ठीक है। आपने जो बात बोली विवेक जी, मुझे ये लगता है जब हम ऐसे संवेदनशील मुद्दों की बात करते हैं, नहीं है संवेदनशील, क्योंकि आप जिस तरह से लड़ रहे हैं आप इन्हें संवेदनशील बना दिया है। नहीं, आप अगर यहाँ लड़ाई नहीं करते तो मैं ये बोलती नहीं। रुकिए आचार्य जी, एक सेकेंड आचार्य जी, आई हैव टू वेट। देखिए सीधी बात ये है, एक मिनट, बाकी और कोई नहीं, आप सुनिए मैडम। अच्छा ठीक है, नहीं बस मेरे पास समय नहीं है विवेक जी, समय नहीं है मेरे पास। मुझे बस ये कहना है कि यहाँ पर एक मुद्दे की बात हमने इसलिए की क्योंकि हम इस बात में विश्वास करते हैं कि सारे रंग मिलकर भारत बनाते हैं, और इसीलिए इनको विभाजित करके देखने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा संदेश और अच्छा संदेश तो यहाँ बैठी जनता ने ही दे दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ताली बजा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। की बड़ी खबर आपको बता दें जो डावोस से आ रही है। एक बार फिर से ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि हमें किसी भी कीमत पर बर्फ का ये टुकड़ा यूरोप से चाहिए, और उसके लिए यूरोप के पास सिर्फ हां और ना का विकल्प है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड किसी भी कीमत पर चाहिए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. We never asked for anything. And we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. We were a powerful force then, but we are a much more powerful force now after I rebuilt the military in my first term and continue to do so today. तो ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डावोस पर बोल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैंने नाटो की सबसे ज्यादा मदद की है। यूक्रेन युद्ध का उन्होंने हवाला दिया है। उन्होंने कहा इसकी एक मिसाल है यूक्रेन युद्ध। यूरोपियन यूनियन को बचाने के लिए हमने पैसे खर्च किए हैं, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिला है। तो अब वो सीधे सीधे ये बात बता रहे हैं कि उन्होंने पैसे दिए हैं यूरोप को, नाटो को, लेकिन उन्हें बदले में क्या मिला है? अब बदले में क्या उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए? वो कह रहे हैं हम सिर्फ ग्रीनलैंड मांग रहे हैं, वो भी यूरोप को बचाने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूरोप को बचाने के लिए उन्होंने ग्रीनलैंड की मांग की है। जब हम यूरोप को पैसा दे सकते हैं, उसे बचा सकते हैं, यूक्रेन युद्ध को में हिस्सा ले सकते हैं, वहां मदद कर सकते हैं, तो हमें ग्रीनलैंड यूरोप क्यों नहीं दे सकता है? अब सीधे सीधे बार्गेनिंग मोड में आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। जरा सुनिए। But this would not be a threat to NATO. This would greatly enhance the security of the entire alliance, the NATO alliance. The United States is treated very unfairly by NATO. I want to tell you that. And when you think about it,
Nobody can dispute it. We give so much and we get so little in return. And I've been a critic of NATO for many years. और बड़ी खबर यह भी है कि ट्रंप ने यूरोप पर भी हमला बोल दिया है। आप सुन ही रहे हैं, उन्होंने कहा यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है, यूरोप को मेरी सरकार से सीखना चाहिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि अमेरिका से यूरोप सीखे, मुझे यूरोप से प्यार है और मैं चाहता हूं कि यूरोप तरक्की करे। तो डोनाल्ड ट्रंप का सीधा मानना है कि यूरोप सही राह में नहीं है। क्यों सही राह में नहीं है? क्योंकि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं खड़ा है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं खड़ा है वो गलत ही होगा। अब पिछले कई फैसलों में आप समझ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ खड़े होने वाले को सही और सामने उनको चुनौती देने वाले को गलत ही मानते हैं। जरा सुनिए। Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. And we can argue about it, but there's no argument. Friends come back from different places. I don't want to insult anybody and say I don't recognize it. And that's not in a positive way, in a very negative way. And I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.